रहिए समय के साथ। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी दिल्ली में भी हुकूमत बनाने की फिराक में है। इसके लिए पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि उनके एमएलए को रुपए की पेशकश की गई है। वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके एमएलए एकजुट हैं। अब सबकी निगाहें लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमएलए एकजुट हैं तो बीजेपी दिल्ली में कैसे सरकार बनाएगी। हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फिलिस्तीन पर इस्राएली बर्बरियत की। गजा पर इस्राएली हमले जारी हैं। गुज़श्ता कई रोज से हो रही बमबारी में तकरीबन 250 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मिस्र ने एक तजवीज भी पेश की है। इसराइल ने इस तजवीज को कबूल कर लिया है, लेकिन हमास ने इसे आर्जी तौर पर कबूल किया है। आखिर फिलिस्तीन इसराइल मसले का इस्लामी ममालिक और यूएन उस पर खामोश क्यों है? क्या यूएन इतना लाचार है कि इसराइल को जंगबंदी के लिए आमादा नहीं कर पा रहा है? इन्हीं मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तथ्यकार जनाब अब्दुल कादिर शम्स साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा दिल्ली से हमारे साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की जो कोशिशें हैं दिल्ली में सरकार बनाने की, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के एमएलए हसन अहमद साहब और आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब। आप दोनों हज़रात का आलमी समय में खैर मकदम है। और दरमियान में हमारे साथ फिलिस्तीन और इसराइल का जो मामला है उस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दिल्ली में हुकूमत बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी को सरकार बनाने की दावत दे सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी को मना करना अफोर्ड नहीं कर सकते। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि उन्होंने और आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का वक्त लिया। हालांकि केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के जवाब का इंतजार है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कहा है कि उनसे मुलाकात के लिए कोई वक्त ही नहीं मांगा गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी अरकान असेंबली की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी एमएलए मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि उनके सभी एमएलए पार्टी के साथ हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि बिजली और महंगाई के इशू पर वो एक मर्तबा फिर सड़क पर उतरेंगे। कह रही है कि हम विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये विकल्प कहां से तलाश रहे हैं? ये विकल्प कहां से खुल गए? बिना नोटों के बोरे खुले हुए ये विकल्प खुल सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये विकल्प कहां से नहीं खुल गए। 32 विधायक होते हुए जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, अब तो 3 विधायक और कम हो गए। तो अधिक विधायकों के होते हुए तो उन्होंने कहा नहीं सरकार बना रहे हैं। 29 विधायक होते हुए भी कह रहे हैं कि हम विकल्प तलाश रहे हैं। कहां से विकल्प तलाश रहे हैं? फ्री में विधायक मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी के विधायक आ रहे हैं बताएं, कौन से संपर्क में है ये भी बताएं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी की क़यादत में हुकूमत साजी के इम्कान पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने हुकूमत साजी का फैसला कर लिया है। दिल्ली में 2013 में अरकान असेंबली और फिर 2014 में रुकन पार्लियामेंट बने परवेश वर्मा का मानना है कि आवाम की बेहतरी के लिए दिल्ली में हुकूमत की जरूरत है और बीजेपी उस जरूरत को पूरा करेगी। बीजेपी की हिकमत अमली जानने के लिए समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा अनामिका रत्ना ने खास गुफ्तगू की। हमारे साथ दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं। दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट दिख रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा लग रहा है आगे कदम बढ़ाने वाली है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो सरकार बनाने का फैसला होगा
ये दिल्ली वासियों के हित में होगा। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है या किसी व्यक्ति का नहीं है। दिल्ली वासियों के हित में ये है कि आज दिल्ली में कोई सरकार हो ताकि बिजली की, पानी की, कॉलोनियों को पास करना है। ये सारी बातें जो हमने घोषणा पत्र में कही या दिल्ली वासियों के हित में है, उसमें समय निकलता जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के एमएलए हसन अहमद साहब। आपका खैर मकदम है हसन अहमद साहब। क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों ये खबरें आ रही है? बीजेपी की जानिब से अक्सर ये बात आ रही है कि कांग्रेस के चंद एमएलए को की हिमायत उनके पास है, उनके पास सिग्नेचर के कागजात हैं उनके पास। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ऐसे दावे कर रही है? ये सब झूठ बात है। कोई हमारे कांग्रेस से कोई एमएलए टूट के नहीं जा रहा है। अगर एमएलए टूट रहे होंगे तो आम आदमी के टूट रहे होंगे, और आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी बेचैन है ये बनाने के लिए सरकार। जी जी जी, लेकिन आखिर बीजेपी क्यों हुकूमत बनाने के लिए इतनी इस तरह से कोशिशें कर रही है? बिल्कुल प्रोएक्टिव हो गई है, जबकि उसके पास अभी 29 सीटें हैं, उसकी 3 सीटें कम ही हो गई हैं। आखिर उसको उम्मीद कहां से जगी है? नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं है। हम तो सीधे कांग्रेस में हैं। हम और कांग्रेस में रहेंगे। कोई अहमद साहब जी जी जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए हसन अहमद साहब। उनसे राब्ता हमारा टूट गया है। जैसे ही उनसे राब्ता होता है फिर उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आपको क्या लगता है क्यों आखिर बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है? आखिर उसको कहां से उम्मीद बंधी है कि उनको चंद एमएलए का सपोर्ट मिल जाएगा और वो हुकूमत भी बना लेंगे दिल्ली में? कहां से उनको उम्मीद बंधी है? और जो खबरें आ रही हैं लगातार कांग्रेस के एमएलए को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई एमएलए के दस्तखत हैं हिमायत के उनके पास। नहीं, देखिए, कांग्रेस के एमएलए की जहां तक बात है तो मुझे यकीन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के एमएलए टूट कर बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उसकी कई शहादतें भी सामने आई हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई लीडरों ने यह दावा किया था कि उनके कई एमएलए के पास कुछ दबंग किस्म के लोग वहां गए थे और उनको कभी डराया धमकाया गया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिया गया था कि ये कौन लोग थे और गाड़ी का नंबर भी था। तो उस तरफ जो है सरकार को तवज्जो देनी चाहिए थी। जब पुलिस में एफआईआर दर्ज है तो कौन लोग थे, क्यों दबाव बना रहे थे, क्यों पैसे के लालच दे रहे थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ लोग संपर्क में है या ऐसा चाहते हैं कि सरकार बनने पर कुछ लोग टूट कर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है बीजेपी को। तो जो एक गैर अखलाकी तौर पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, सरकार बनना चाहती है। जी, यानी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, तमाम जो खरीदो फरोख्त कर दे तमाम तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब। इरफानुल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं से वल्नरेबल है, सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं। कांग्रेस इनकार कर रही, कांग्रेस के जो एमएलए हैं सबका कहना है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए टूट कर सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी के साथ। अब्दुल कादिर शम्स साहब, क्या वाकई आम आदमी पार्टी इतनी वल्नरेबल है? क्योंकि बिल्कुल ताजा मामला यह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए ने एक साथ मीटिंग की और उसमें सब ने दावा किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कहा कि तमाम एमएलए उनके आम आदमी पार्टी के साथ हैं और कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या ये मीटिंग इस बात की शहादत नहीं देती कि तमाम एमएलए एक साथ हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए जो है राष्ट्रपति के पास गए थे और अपने दस्तखत के साथ अपना जो मुतालबा किया था कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मुत्तहिद हैं। लेकिन उसी के साथ बीजेपी चूंकि मरकज में बरसर इख्तियार है वो जी। हमारे साथ इस बीच में हसन अहमद साहब कांग्रेस के एमएलए फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। हसन अहमद साहब, आखिर चूंकि आम आदमी पार्टी की अभी एकदम ताजा मीटिंग हुई है तमाम एमएलए की, और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनके तमाम एमएलए ने उस मीटिंग को अटेंड भी किया कि उनके साथ है और कोई कहीं नहीं जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी के एमएलए कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो बीजेपी किस बुनियाद पर दावा कर रही है या पेशकदमी कर रही है कि हुकूमत बना लेगी? और उससे काफी उम्मीदें भी हैं कि हुकूमत बना लेगी वो। ना तो बीजेपी के बारे में पता कहां से बनाएगी, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में दावे से कह सकता हूं
کہ ہم سب 8 MLA ایک ساتھ ہیں، سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے نیترتو میں کھڑے ہیں، ہم کانگریس میں ہیں اور کانگریس کے ساتھ ہیں۔ دلی میں ہمارا لیڈر اروندر سنگھ لولی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ ساری افواہیں جو ہیں یہ آپ پارٹی کے لوگ اڑانے میں لگے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن میں سرکار جو ہے وہ آپ پارٹی بنائے۔ انہوں نے کافی کانگریس کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا، انہی کے لوگ بی جے پی سے کانٹیکٹ کرتے رہے، آج یہ منع کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں۔ سسودیا جی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے سمجھدار، یعنی حسن احمد صاحب، یعنی کانگریس کے MLA سے رابطہ کیا گیا عام آدمی پارٹی کے ذریعے حکومت بنانے کے لیے؟ یہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کانگریس کے لوگوں سے، بات چیت کر رہے ہیں، ہماری سرکار بنواؤ، ہماری سرکار بنواؤ۔ جی تو یہ تو عام پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے سرکار بنے، لیکن کانگریس نے ان کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور میں آج آپ بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہوگا۔ تو یقینی طور پر عام آدمی پارٹی پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہی کوشش بی جے پی کر رہی ہے تو بی جے پی کو برا کہتے ہیں وہ، اور عام آدمی پارٹی یہی کوشش کر رہی ہے اور کانگریس کے MLA سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بہتر ہے۔ بی جے پی نے ہم سے کوئی بھی واسطہ نہیں کیا، نہ بی جے پی نے ہم سے بات کی ہے۔ اگر کسی نے بات کی تو وہ عام پارٹی کے لوگ گھوم رہے تھے اور وہ بات کرتے تھے کہ آپ ہائی کمان سے بات کرو، کسی طرح سے بھی اکیلا میں بات کرو۔ میں آپ کے چینل سے میں نے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب ان کا کوئی آدمی آیا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ میرا پرسنل ایجنڈا ہے، میں یہ ہائی کمان کا نہیں ہے، کانگریس کا نہیں ہے۔ اگر آپ پارٹی سرکار بنانا چاہتی ہے، ہم نے آپ پارٹی کی سرکار بنائی تھی اور آپ 54 دن میں بھاگ گئے، تو آج آپ ہم کو باہر سے سپورٹ دے دو۔ حسن احمد صاحب، آپ فون لائن پر بنے رہے، اسی بیچ ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے بات چیت میں شامل ہو رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر عرفان اللہ خان صاحب۔ عرفان اللہ خان صاحب، حسن احمد صاحب بول رہے ہیں کہ کانگریس کے کسی بھی MLA سے رابطہ نہیں کیا گیا ہے بی جے پی کے ذریعے، ہاں عام آدمی پارٹی کے لیڈران MLA اتنے ویلریبل ہے، ان سے رابطہ ضرور کیا گیا اور ان کے ٹوٹنے کا، اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر بی جے پی کے حوصلے بلند ہے اور وہ سرکار بنانے کی امید بھی کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے، تو خیر حسن بھائی مجھے لگتا ہے کہ کہاں سے ان کا سورس ہے، ان کے سارے MLA کھل کر اخباروں میں اور ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اور جواب تلاش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں تو کتنا خوشحالی آئے گی علاقوں میں، سب بتا رہے ہیں۔ حسن بھائی کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن باقی MLA سب کچھ کھل کر کہہ رہے ہیں، 2-3 MLA تو ہماری طرف سے تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم تو صرف الیکشن چاہتے ہیں، اور اسی لیے آج ٹائم مانگا تھا لیفٹنٹ گورنر سے جو انہوں نے نہیں دیا۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ انڈیا کے سامنے سارے لوگوں نے تھریٹ کیے ہمارے MLAs نے۔ لیکن عام آدمی تو آپ نے لیفٹیننٹ گورنر پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے اور ان پر بھی کہیں نہ کہیں سے ایک الزام لگا دیا گیا عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہ وہ بی جے پی کی حکومت بنوانے کے لیے اسے دعوت دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ لگ رہا تھا کچھ چیزوں سے، جس طرح سے بی جے پی بار بار کہہ رہی تھی کہ بال ان کے کورٹ میں ہے اور وہ جیسا کہیں گے اور جیسا فیصلہ کریں گے، ہمارے لیے سارے وکلپ کھلے ہوئے ہیں۔ تو بی جے پی جن وکلپ کی بات کہہ رہی ہے اور جس آلٹرنیٹس کی بات کہہ رہی ہے اس میں سیدھا سیدھا اگر خرید فروخت ہوگی تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں اس وقت، اور وہ انہیں چاہیے کہ یعنی آپ کی پارٹی الیکشن چاہتی ہے۔ حسن احمد صاحب، کیا واقعی الیکشن ممکن لگتا ہے ایسے میں جو حالات بن رہے ہیں؟ ہمارے پاس جب سرکار نہیں بنے گی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، الیکشن میں جائیں گے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ کہیں کو ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ اور میں اگر کوئی عام پارٹی کا آدمی بیٹھا ہے یہاں تو وہ میری بات کیجریوال جی تک یہ پہنچا دے کہ ہم 8 ودھایک ہیں، ہمیں سپورٹ کر دو آپ سرکار بنانے کے لیے، ہمارا چیف منسٹر بن جائے، 6 لوگ منسٹر بن جائے، ایک اسپیکر بن جائے، 2 سال ہمیں چلے دو اور 2 سال کے بعد آپ کا CM بن جائے گا تو 4 سال چلے گی سرکار، 5 سال تو الیکشن کر سکتے ہیں۔ جی آپ کی یہ تجویز ہم پہنچائیں گے عرفان اللہ خان صاحب، آپ اپنے بات سنی حسن احمد صاحب کیا بول رہے ہیں؟
हाँ, मैंने सुना हसन भाई को जी। लेकिन अच्छा ये होता कि ये बात लवली साहब लिख कर भेज दें, सोनिया जी से लिखवा कर भिजवा दें। हमने तो ये प्रपोजल लिखकर भेजे एक मरतबा, और उसके मैं तो चूंकि आम आदमी पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस सिलसिले में कि इसको भंग करके विधानसभा को इलेक्शन कराए जाए। जी, लेकिन अगर कोई रास्ता निकलता है, जैसा कि हसन अहमद साहब कह रहे हैं, अगर कोई रास्ता निकलता है हुकूमत बनाने का ऐसी सूरत में, तो क्या उसमें हर्ज क्या है अगर हुकूमत बन जाती है कांग्रेस की क़यादत में ही? तो उस वक्त हर्ज ये है कि ये हुकूमत बहुत ज्यादा पायदार नहीं होगी, और इस मैं समझता हूँ ना सूबे के हाथ में है ना आवाम के हाथ में है। इस सब जो हालात बन गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चाह रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कितने दिन तक आप इसको लटकाए रखेंगे, किस तरह से इसे आप सस्पेंडेड एनिमेशन में रखेंगे असेंबली को। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर सूरत यही है कि सारे पचड़ों से अलग हटते हुए और सब जो चल रहा है इस वक्त और मजाक बना हुआ है पूरा दिल्ली असेंबली का, इसमें इलेक्शन कराने की बात कहनी चाहिए। और कांग्रेस को आप इलेक्शन, हर तरह से इलेक्शन चाहते हैं। हसन अहमद साहब, इरफानुल्लाह खान साहब का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा कोई नेता आता है, कोई दावत मिलती है बाकायदा तौर पर लवली साहब की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, तो शायद सोचा जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह का खत जाए? ये तो नहीं, देखिए ये हमेशा कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते और सरकार बननी चाहिए। तो मैं MLA हूँ, मैं ये अपना प्रपोजल दे रहा हूँ, अगर ये तैयार है इस बात के लिए तो हम नहीं कह सकते, हम जल्दी से बात। लेकिन साथ में जी चूंकि वक्त की तंगी है, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हसन अहमद साहब का जो प्रपोजल है कि ऐसी कांग्रेस की ही हुकूमत क्यों न बना दी जाए आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है, हुकूमत पायदार नहीं होगी और इसलिए वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब, चूंकि वक्त की तंगी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर शम्स साहब, मुख्तसरन जानना चाहेंगे आपसे, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के MLA की। क्या लगता है आपको दोनों की बात में कुछ अमली, कुछ ऐसा लगता है कि कोई बात प्रैक्टिकल है दोनों की? देखिए, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि इतनी कम तादाद में कांग्रेस के MLA हैं कि उनको अगर इख्तियार सौंपा गया तो मैं नहीं समझता क्या कि ये पायदार होगा। जो इरफानुल्लाह खान साहब कह रहे थे कि उसको काफी लंबे अरसे तक या 5 साल तक ले जाना इस सरकार को बहुत नामुमकिन होगा, और एक अफरा तफरी और दिल्ली में फिर एक नई सियासी उठापटक शुरू हो जाएगी, इसलिए ये गैर मुनासिब है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली का वाहिद हल यही है कि वहाँ इलेक्शन में जाए। यानी वाहिद हल ये लगता है जो हालात बन रहे हैं दिल्ली में कि यहाँ फिर से इलेक्शन हो असेंबली का, तभी कोई नई सरकार की उम्मीद की जा सकती है, वरना इस तरह से हौच पौच हो चुका है कि सरकार बनना अमली तौर पर मुमकिन नहीं लग रहा है। अगर सरकार बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर ही सरकार बनेगी, जो यकीनी तौर पर जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। अब्दुल कादिर शम्स साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे गजा पर इस्राएली जारहियत जारी है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहां तक कि बराक ओबामा अमेरिकी सदर ने जो इसराइल का हमला हो रहा है, जो जारहियत जारी है, उसको कहीं ना कहीं से दुरुस्त ठहराने की कोशिश की है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था, एक अच्छी सोच का महत्व उसके इस्तेमाल में है। थॉमस एडिसन की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल MSME अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सोल्यूशन। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। Powered by Gujarat Gromid. Gujarat Gromid, a brand leader product. Gromid add vitamin, baby oil and soap. Associate sponsor, Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna. Padho vocational, bano professional. Supported by NSIC. Industry partner, BSE, SME. Print partner, Rashtriya Sahara. International telecast partner, Almi Samay. A Media 100 initiative.
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहज़ीरकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। गज़ा पर इसराइली जारहियत जारी है। इस बार उसने समंदर किनारे खेल रहे 4 बच्चों को निशाना बनाया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है और इनमें से 3 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हमले का ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गया है। जब इस्राएली फौज से इस बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि वो इस वाक़े के हालात की तहकीकात करेगी। इस तरह 10 रोज से जारी इस्राएली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद तकरीबन 225 हो गई है। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर दिफा ने कहा कि उनकी फौज हमास को दिखा देगी कि रॉकेट हमले करके हमास ने गलती की है। उधर हमास और इसराइल 5 घंटे की आरजी जंगबंदी के लिए राजी हो गए हैं। इसका मकसद गजा के शहरियों तक इंसानी बुनियाद पर जरूरी अशिया की रसाई को यकीनी बनाना है। ये अशिया अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए फराहम की जाएंगी। इस दौरान मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से सेपहर 3 बजे तक किसी भी फरीक की जानिब से कोई हमला नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका हमास और इसराइल के बीच तवील जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि गजा में हालात इंतहाई अबतर हैं, जबकि बराक ओबामा ने कहा है कि उनका मुल्क सफारती कोशिशों से इसराइल और हमास के बीच तशद्दुद रोकने की कोशिश करता रहेगा। Continue to support diplomatic efforts to end the violence between Israel and Hamas. As I've said repeatedly, Israel has a right to defend itself from rocket attacks that terrorize the Israeli people. There's no country on earth that can be expected to live under a daily barrage of rockets. And I'm proud that the Iron Dome system that Americans helped Israel develop and fund has saved many Israeli lives. दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर साफी और सियासी तहज़ीरकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। आपका खैर मकदम है। डॉक्टर अर्शी खान साहब, गजा में जो हालात हो गए हैं, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। UN का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई रिलेवेंस नजर नहीं आ रहा है। जो रीजनल तंजीमें हैं, अरब लीग, OIC, इनका भी कोई रिलेवेंस नजर नहीं आ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि दुनिया में किसी का भी दबाव उन पर काम नहीं करेगा और वो गजा पर हमले जारी रखेंगे। और बराक ओबामा ने भी उनकी बैकिंग कर दी है, ये कहकर कि गजा ने रॉकेट हमले क्यों किए गए और इसराइल को डिफेंड करने का पूरा हक हासिल है। क्या लगता है ऐसे हालात में गजा के हालात को कैसे काबू में किया जा सकता है, कैसे इसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कम से कम फौरी तौर पर? देखिए, इसका न्यूट्रलाइजेशन तो तभी हो सकता है कि जब हमास इस पोजीशन में हो कि वो इसराइल को पछाड़ सके या उसे स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सके। तो इस पोजीशन में हमास नहीं है। दूसरे इसको सॉल्व किया जा सकता है जिसमें कोई अमेरिकन जो है वो मिलिट्री एक्शन ले इसराइल के खिलाफ या सैंक्शन की पॉलिसी लाए, यूरोपियन यूनियन या वो भी नहीं। लेकिन क्या ये अमली तौर पर मुमकिन लगता है कि अमेरिका किसी तरह की मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोचेगा इसराइल के खिलाफ, या किसी तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन के बारे में सोचेगा अमेरिका या यूरोपीय यूनियन? देखिए, पॉलिटिक्स में तमाम चीजें पॉसिबल हैं। ये वक्त की बात है और एक वक्त था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने इसराइल घुटने टेकते थे, लेकिन आज वक्त है कि इसराइल के सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट घुटने टेक रहे हैं। ओबामा साहब हो या इनके पहले बुश हो या क्लिंटन साहब हो, ये तमाम चीजें बातें हैं। तो वक्त में बदलता रहता है, आज नहीं कल हो सकता है कि इस पोजीशन में अमेरिका हो कि इसराइल को इनके जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सबक सिखाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसराइल का मकसद है ही नहीं कि पैलेस्टाइन में किसी तरह से पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट किया जा सके या वहां के लोग इस पोजीशन में हों। जी, इसराइल का अपना मौक़िफ़ है। इसराइल नहीं चाहता कि किसी तरह से पैलेस्टीनियन स्टेट को कायम किया जाए, उसको वजूद में आने दिया जाए। लेकिन इसराइल पर जो प्रेशर बनना चाहिए वो भी नहीं बन रहा, न आलमी सतह पर न रीजनल सतह पर। जो आसपास के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक अगर हम कहें, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है। वो खुद खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उनकी खामोशी यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से इसराइल को हिमायत दे रही है।
वही तो देखिए, जहाँ पे रियल फ्रीडम स्ट्रगल है, तो अगर पूरे दुनिया में देखें कि रियल फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ पे है, वो पैलेस्टाइन में है। इसलिए कि जो हिस्ट्री से वाकिफ हैं, और वहाँ पे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने के रिजोल्यूशन में ये है कि जो लोग जिन पे कब्जा है किसी का, खास करके पैलेस्टाइन, वहाँ के लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं अपने आजादी के लिए। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी यही हुआ जब हम भाई डू और डाई का भी गांधी जी ने कहा था 1942 में, और ब्रिटिश से आजादी मिलने के लिए। तो पैलेस्टीनियन एक वाहिद कौम है जहाँ पे रियल आपके दहशतगर्दी हो रही है उनके खिलाफ, और वहाँ पे सारी दुनिया खामोश है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यही वेस्टर्न कंट्रीज और इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज ये दहशतगर्दों को जो दूसरे को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं उनको मदद दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ पैलेस्टीनियन लड़ रहे हैं वहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रही है। और ये नेचुरली एक बड़े अफसोस का मुकाम है पूरे आपके वर्ल्ड में। जी, यकीनी अफसोस का मुकाम। आप फोन लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर रशीद खान साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सीनियर साथी और साथी तहदेकार अब्दुल कादिर शम्स साहब। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आप हालात को कैसे देखते हैं? रीजनल जो भी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं से उनके अंदर जो भी अरब ममालिक हैं उनके हुक्मरान और उनकी अवाम दोनों के मौकिफ में काफी फर्क है। जो पूरी अवाम है अरब ममालिक की, वो कहीं ना कहीं से जज्बाती तौर पर और हर तरह से फिलिस्तीन की हिमायत में है, फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है, लेकिन हुक्मरानों का रवैया मौकिफ दूसरा है। आखिर कैसे, क्या इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, न सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि पूरा आप पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे फलस्तीनियों पर जो एक अरसे से जुल्म सितम हो रहा है, उसके ताल्लुक से तमाम इंसाफ पसंद लोग चाहते हैं कि फलस्तीनियों को उसका हक मिले, इंसाफ मिले, इसराइल की जुल्म बर्बरीत के खिलाफ आवाज बुलंद हो, उसके साथ फौजी कार्रवाई हो। लेकिन हुक्मरानों की जहां तक बात है, उनके अपने मफादात हैं, खास तौर से मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं उनके अपने मफादात हैं। खास तौर से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जब बात आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। ऐसे में अभी ताज़ा तरीन जो बराक ओबामा ने जो बात कही है उसमें भी कोई ऐसी बात सामने नजर नहीं आ रही कि फलस्तीन पे जो अभी हालिया जो हमले हुए हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि फलस्तीन हमास की तरफ से जो एक मामूली सा जवाबी कार्रवाई हुई है उसको एक बुनियाद बनाकर फलस्तीनियों को भी एक तहम्मुल बर्दाश्त करने की नसीहत दी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि ये इस तरह के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। जी, आलमी बरादरी तो ये मानकर चल रही, जो हालिया दिनों में जो बयान आए हैं डॉक्टर रशीद खान साहब कि गजा की जानिब से रॉकेट हमले किए गए, उसी का जवाब दिया जा रहा है इसराइल की जानिब से। गजा की जानिब से जो भी रॉकेट हमले किए गए उसमें एक भी हलाकत नहीं हुई है, कि एक भी जान इसराइल की जानिब नहीं गई है, जबकि इसराइली जवाबी हमले में अगर हम यूं ही कहें कि जवाबी हमला था वो, तो उसमें 225 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, तकरीबन 1,500 लोग जख्मी हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जो जिस आर्जी जंगबंदी की बात हो रही है क्या वो भी कोई हल निकालता है, या जो मिस्र ने जो पेशकश की है उसका कोई नतीजा निकल सकता है? हालांकि ऐसा मुमकिन लगता नहीं है कि वो भी कोई मददगार साबित होगा इसमें। देखिए, आप जानते हैं कि इसराइल जो है वो कभी पीसफुल सिचुएशन को पसंद नहीं करता, खास करके अपने अतराफ में। जी। और ये भी आप जानते हैं कि इराक में जो एक्शन हुआ अमेरिका का 2003 में, उसमें बेसिकली इसराइली एक पॉलिसी थी वो जिसके तहत अमेरिका ने इस पर एक्शन लिया। तो ये पीस के साथ नहीं रह सकते। और आपको ये पता है कि 2005 के बाद जब गाजा डिसएंगेजमेंट हुआ, जब से गाजा से विड्रॉ किया इसराइल ने, तब से गाजा अपने आप को किसी तरह से स्टेबलाइज कर रहा था। तो जब जब ये स्टेबलाइज करने की बात आई है तब तक गाजा को बॉम्ब किया गया है। उनके सारे जी, कहीं एक वजह ये भी तो नहीं डॉक्टर रशीद खान साहब के कहीं ना कहीं यूनिटी गवर्नमेंट की बात हुई थी महमूद अब्बास की पार्टी और हमास के दरमियान, और जो ताजा हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं से ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि गजा हमास पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में महमूद अब्बास साहब भी बहुत प्रोएक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए आपको पता है कि पिछले 2 महीने में यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जिसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, और ये इसके लिए बहुत ही मुश्किल से अमेरिका ने जो है इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन सारे यूरोपियन यूनियन ने इसको अप्रिशिएट किया। और इसके बाद उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमास और फतह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। इसलिए कि आप जान रहे हैं कि जो महमूद अब्बास हैं वो चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है पैलेस्टाइन स्टेट को मिले और पैलेस्टाइन स्टेट वजूद में आए। तो बेसिकली इस दंगे का मकसद, इस टेरर का मकसद ये भी है कि किस तरह से जो भी बार्गेनिंग पावर है
آپ کے ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کو کریٹ کرنے کی، ان کو کسی طرح سے کچل دیا جائے. جی، یعنی جو بارگیننگ پاور ہے یا جو بارگیننگ پوزیشن ہے فلسطینی اسٹیٹ کی، اس کو کچلا جائے، یہ مقصد ہے اسرائیل کا اس حملے کے ذریعے. چونکہ وقت کی تنگی ہے، ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف خان صاحب، فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالقادر شام صاحب، آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samelive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.